स्टार्ट करें? हाँ चलो ठीक है। तो सबको, हाँ हाँ, हेलो 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 गाइस, सबको मेरा इंट्रोडक्शन मिल चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अमेजिंग सेशन होने वाला है। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, आज बहुत सारा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दूंगी साथ साथ, बट लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कराऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का होगा, ठीक है? तो हम लोग वो रिवाइज कर लेंगे चैप्टर फटाफट, ठीक है? उसके बाद हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। तो 10 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है फ्रॉम चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चैट सेक्शन ऑन ही होगा सबके लिए, आप लिख सकते हो चैट में। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यार कम से कम लिख तो दो कि हाँ ना, कुछ तो लिखो। ऐसे कौन रिएक्शन देता है? ओ, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं है? देखो, आज के सेशन के बाद ना मैं ये क्लियर करा दूंगी कि सारा चीज़ जो है वो ठीक से कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मोस्टली बच्चों को मैं ऐसा बात कर रही हूँ जैसे मैं टीचर हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जो दोस्त हैं उनको भी कुछ कुछ डाउट होता है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और मोस्टली उन्होंने मेरे को कहा था कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजीज जो होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आई गेस आज के बाद नहीं आएगी। आप लोगों को तो नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लास एंड होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है। गिव मी 1 मिनट, तब तक मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है ना वो थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। ब्रो प्लीज़ मेरे को अलाउ करो ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। ओके। क्या क्या बोल भैया? हाँ मैं करती हूँ। आप लोग को दिख रहा है? आप प्लीज़ थम्स अप भेज दो। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन जो है ये मैंने खुद ने बनाई है, ठीक है? हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं आपकी इधर के मैसेजेस तो नहीं पढ़ पाऊँगी, तो बीच बीच में आपको अगर कोई डाउट होगा तो मैं थोड़ा मोड़ा इधर भी देखती रहूँगी ऑब्वियसली। तो तब आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है? अब हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है? ये स्लाइड जो है ये मैंने बनाई है, ठीक है? कोई हंसेगा नहीं, आई नो इट्स थोड़ा सा ऑकवर्ड क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे बनाया है, बट या लेट्स गो, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है?
हमने अब तक का पढ़ा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमने पढ़ा, ठीक है, हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ा, हमने अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दिख रही है आप लोगों को स्लाइड? आई होप सबको स्लाइड जो है वो अच्छे से दिख रही होगी। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग इस चैप्टर की जो है ना थीम समझेंगे कि हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। देखो ये पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है ना कि हर चीज़ जो होती है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। तो जैसे कि जैसे ये चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर हो गया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग या एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमने किस तरह से अपने नेशन को शेप किया। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि अब हमारी जो हमने शेप तो कर लिया, फिर हमने डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश की वो पढ़ा। फिर थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा कि हमने अपने देश में इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे किया। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं बनेगी तो फिर हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। फिर उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बहुत पुअर थी, और आप आगे चलकर पढ़ोगे भी कि वहाँ पे स्टैग्नेशन आ जाता है। इंडिया की जो इकोनॉमी जो होती है ना वो धीरे धीरे करके बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग में से कोई एक माइक ऑन करके बता दो। हेलो, दिख रहा है? आप लोग में से कोई भी मुझे माइक ऑन करके बता दो। ओके ओके, अगर मतलब कोई भी डाउट होगा जब मैं बोलूंगी ना कि कोई माइक ऑन करके बोल दो, तो आप में से कोई आप ग्रुप बोल देना या फिर आस्था, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक बोल देना ताकि मेरे को पता लग सके कि हाँ ठीक से दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये स्टैम्प से, ठीक है। जैसे ये स्टैम्प्स दिया हुआ था हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो यहाँ पे साइड में पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये कुछ स्टैम्प्स दिए हैं जो कि मोस्टली 1955 और 1968 के बीच में ये रिलीज हुआ था, ठीक है। इसमें एक विजन दिखाया गया हमारे प्लान डेवलपमेंट का, ठीक है। और देखो इसमें बहुत सारे जो ये जो स्टैम्प्स दर्शाते हैं कि किस तरह से हमारे जो ये है ना डेवलपमेंट गोल्स है वो चेंज होते रहे डे बाय डे, ठीक है। तो या आप अगर इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो। बाय द वे मैं इसको पूरा तो स्टैम्प्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है ना ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा फिर, और फिर क्वेश्चन आंसर कवर अप नहीं हो पाएंगे, बट जितना है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो पिक्चर है ना ये इधर यहाँ पे दामोदर वैले है, ठीक है, भाखड़ा नंदन डैम है, ठीक है। और ये सब है ना ये हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी सारे ये सब हैं, ठीक है। आप इधर पढ़ सकते हो, जैसे कि ये देखो इधर ये जो 5th इंडिया 4th लिखा हुआ है ना ये हमारा है जो हम अभी पढ़ेंगे। ये फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये इसका है, ठीक है। और फिर आप इधर देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो ये है ना प्लान्स स्टैम्प्स जो है ना वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के भी दर्शाए हुए हैं, ठीक है। हाँ चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ मैं, कोई आकर मुझे मार डालेगा सीरियसली, इतना सारा टाइम ले रही है। चलो कोई नहीं। हाँ तो अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इस चैप्टर में आप लोगों को पता ही है, मैं जल्दी जल्दी 1 मिनट में मैं ये दे देती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉन्स्टेशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग लेफ्ट और राइट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आया, डेवलपमेंट पता है हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग आइडियाज होते हैं, डेवलपमेंट की मीनिंग सबके लिए अलग अलग होते हैं। प्लानिंग पढ़ेंगे हम लोग, अर्ली इनिशिएटिव्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसी को बोलते हैं हम लोग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर हम
हम लोग पढ़ेंगे की कंट्रोवर्सी। अब जो ये डेवलपमेंट गोल्स हुआ, ठीक है, इसमें की कंट्रोवर्सीज भी थी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेजर आउटकम्स, फाउंडेशन लैड फॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग लेटर डेवलपमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है उड़ीसा की। आई होप आप सबने इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और मैं जो एक्सप्लेन करूंगी ना उसको माइंड में रखना ताकि ये बाद में आपको काम दे सके, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, हर जगह बनने लगता है, ठीक है, तो उड़ीसा में क्या होता है, स्टील की डिमांड जो होती है ना वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वहां पे लार्ज रिजर्व्स पाए जाते हैं आयरन ओर के, ठीक है, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाने लगता है कि हाँ इसमें तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ये साइन करती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन करती है बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ। क्यों साइन करते हैं, ये साइन इसलिए होता है, ये देखो एक होता है साइन, ठीक है, ये साइन इसलिए होता है, इसमें ये बोला जाता है कि हम आपको अपने देश में ये माइनिंग का जो प्रोसेस है वो करने के लिए हम परमिशन देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना ये साइनिंग हर जगह होती है, जो जो जगह आप देखोगे ना हर जगह ये अवेलेबल होता है, ठीक है, हर देश में ये होती है एक्चुअली। तो हमारे गवर्नमेंट का क्या ये बिलीफ था कि इससे पता है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, बहुत सब लोगों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सब लोग यहाँ पे आकर जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम मिलेगा, और फिर यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यही बोला गया, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट का व्यूज है सबका डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट यही चीज है कि सबके लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होता है। डेवलपमेंट मतलब हमारे लिए जो बेनिफिट होगा, हमारे लिए जो डेवलपमेंट होगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट्स हो सकता है कि उसे गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि वो आराम से अपने पेरेंट्स का, अपने सोसाइटी का, अपने पूरे कंट्री का नाम रोशन कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह से सब लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो व्यू है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से इसी तरह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनको ये डर लगता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मान लो कि कहीं हम लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या फिर कहीं हम लोग डैम बना रहे हैं, तो इससे जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है ना वो उनको हटने का डर रहता है कि उनको श्योरिटी नहीं होती, और फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगह में ना उनको बहुत सारे ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि ये अगर डेवलपमेंट यहाँ पर ऐसे हुआ तो फिर ये तो इनके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, इनके लिए कुछ और है, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनके लिए डेवलपमेंट जो है वो भी अलग है, क्योंकि वो उनको ये डर है कि अगर ये माइनिंग इधर होगी तो ये जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है तो बहुत सारा धुआं हुआ बहुत पॉल्यूशन होता है, और ये जो है ना इन्वायरमेंट हमारी जो है वो खराब हो जाएगी, धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेगी। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी अलग डेवलपमेंट के लिए फियर है कि उनके लिए उनके हिसाब से डेवलपमेंट उनके हिसाब से डेवलपमेंट मतलब ये है कि लोगों को काम मिलेगा, लोग जाएंगे एम्प्लॉयमेंट की ओर, लोगों को तनख्वाह जो है ना सैलरी वो बढ़ेगी। लेकिन उनको भी डर लगता है, उनको किस लिए डर लगता है कि उनको लगता है अगर वो सबको मना करते रहे, मतलब अगर समझ जाओ कि अगर हम किसी को हम लोग आने नहीं दिए जस्ट बिकॉज हमारे इधर में किसी को कोई डिसीजन से आपत्ति है, तो फिर ऐसे क्या होगा कि बैड एग्जाम्पल सेट होगा पूरे देश के लिए कि हाँ ये जगह तो बिल्कुल खराब है, यहाँ इन लोगों ने बस बेतुका एक डॉक्यूमेंट साइन करा दिया है, बाकी ये लोग अपने देश में किसी को ये करने ही नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं माइनिंग वगैरह वगैरह करने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो इससे देश की जो है ना वो बदनामी होती है। बाकी हम लोग पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन पढ़ेंगे, आई हैव प्रोनाउंसिएशन इश्यूज, तो आपको डील करना होगा इस वजह से, ठीक है।
गलती नहीं है। ठीक है, चलो। 1 मिनट, मैं देख रही हूँ कुछ तो। ये रोटेट होगा क्या? ब्रो, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं आता उतने फीचर्स, आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। मैं नेक्स्ट सेशन से ज़रूर कुछ करूँगी, लेकिन इस सेशन में मुझे मत बोलिएगा आप। ठीक है, चलो। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन या हाई प्रोनाउंसिएशन इश्यूज। ठीक है। तो फिर ये डेवलप हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट का गोल जो है वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से पता है बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। कि बहुत मतलब सारे लोगों के जो है ना विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट थे डेवलपमेंट के गोल के हिसाब से, जो कि चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे, ये कोई ये नहीं था कि मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को आंसर करना था, क्योंकि देखो डेवलपमेंट जब होता है ना तो वो पूरा देश का होता है, ना कि पर्टिकुलर सम सेक्शन का होता है, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है कि हमें ना एक एक जो जनरेशन है, लाइक एक जनरेशन जो है वो दूसरे, ऐसा नहीं करना है कि दूसरों को अगेंस्ट कर देना, हम लोग हमको सबको साथ में लेके चलना है। लेकिन डेवलपमेंट के इश्यूज में ना ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का जो गोल है, इंटरेस्ट है, वो सबके लिए अलग अलग है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में, जैसे आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, तो ऐसी डेमोक्रेसी में ये जो डिसीजंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोग नहीं लेते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग, जो मतलब ऐसे जो पीजेंट्स हैं, मोस्टली जो पुअर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है, उनको उनको उनकी भी जो राय है ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लो कि हम एक केस ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने कहीं पे माइनिंग की, ठीक है, और हमने सिर्फ इन्वायरमेंटलिस्ट से ये इस बारे में डिस्कस किया कि हाँ हम ऐसे करेंगे, लेकिन वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उनको कितना बुरा लगेगा। प्लस उनको बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ सकता है, उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी तो मतलब कोई फिक्स जगह तो नहीं होगी ना, और जो बचा कुचा घर है वो भी उनका टूट जाएगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि लेकिन ये जो है ना, ये डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन जो है, वो हमेशा जो लोग हैं वो ही लेते हैं। अब लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि देखो अब अगर हम सबसे पूछने जाएंगे, सबका डेवलपमेंट गोल अलग है, ठीक है। अब तुम किस किस से पूछने जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि सबसे पूछने जाओगे कि डेवलपमेंटल गोल तुम्हारा क्या क्या है, ठीक है। तो वो सब लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखते हैं, ठीक है, जो कि अब उन लोगों की फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं। वही लोग वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ये बताती है कि लोगों का फैसला क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं हाँ ये, अभी हम लोग लेफ्ट राइट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले इस ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए, जो कि ऐसा नहीं था कि मतलब दोनों एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना जो भी ये होता है वो हर एक चीज़ से डिपेंडेंट होता है, इंटरडिपेंडेंट। जितने भी ये डिसीजंस थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे मारने वाले हैं। हाँ जी, जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, ये एक
स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करते हैं, विजन को शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बनाते हैं, ठीक है। हम लोग का विजन एक होता है कि हाँ हमें कुछ भी करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक विजन होता है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और ये हमारी गवर्नमेंट और इंडिया जो है ना वो मान जाती है, और वो चाहती है कि दोनों तरफ से जो है ना ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस क्या होते हैं, यानी सोशल और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है? अब देखो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ बढ़ते रहता है, ठीक है। ग्रोथ सिर्फ बढ़ने को बोलता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा ओवरऑल को बोला जाता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा इकोनॉमी इंक्रीज हुआ, या फिर पूरा ओवरऑल आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, या वहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी हाँ एम्प्लॉयमेंट है। ये सब फैक्टर्स को जो है ना ये बताता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि ये जो डिसीजन है ग्रोथ का, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बिजनेस पेन पे तो नहीं छोड़ा जा सकता, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को जो है ना वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट और राइट के बारे में। रुको 1 मिनट। हाँ तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे डिबेट्स हुए ये क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत सारे डिबेट्स हुए डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका सबका अलग अलग था, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोचते थे कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप डेवलप कंट्रीज जैसे हो जाओ। आपने ये वर्ड सुना है, 3 वर्ड्स होंगे, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नहीं, एक होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलपिंग, और एक होता है अंडर डेवलप्ड। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इन तीनों में क्या अंतर है? मैं जानना चाहूंगी। मैं चैट अब ऑन करती हूँ, आप लोग प्लीज मेरे को बताओ। मैंने पूछा है कि मैंने पूछा आपसे कि डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं मेरे को? आप सब चैट में मेरे को बताइए, ये डेवलप्ड का क्या मतलब होता है, अंडर डेवलप्ड का क्या मतलब होता है, और डेवलपिंग का क्या मतलब होता है? लिख दो यार, कोई तो लिख दो। रुको 1 मिनट, लिख दो पहले। समझ में आया आपको? मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई तो बोल दो, आस्था बहन, समझ में आया? अरे एटलीस्ट मैसेज में ही बता दो यार। आवाज आ रही है मेरी? ओ थैंक गॉड। मैं इतना देर से बोल रही हूँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मेरे को लगा सब लोग कहाँ चले गए। एटलीस्ट ये तो थम्स अप तो दे देते यार कि हाँ हम लोग हैं। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मुझे पता नहीं क्या लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। या डेवलप्ड इन द सेंस वेल एस्टेब्लिश्ड, अंडर डेवलप्ड जो डेवलप्ड नहीं है। अच्छा डेवलपिंग, जो अभी डेवलप कंट्रीज बनने के प्रोसेस में है। या सत्यम भैया एकदम सही, सत्यम भैया हमेशा सही बोलते हैं गाइस। आप लोग का भी जो ये है ना
बहुत अच्छा है। दिव्या, क्या नाम है इसका, रघुवेंद्र सिंह परमार। या देखो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है सबके नाम वो करने में, अरे यार, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत सारे, हाँ, तो अब लोग हम लोग ने समझा ना, मैंने क्या कहा कि बहुत अंतर होता है डेवलप्ड नेशन में, डेवलपिंग नेशन में और अंडर डेवलप्ड नेशन में, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अंडर डेवलप्ड वो रीजन होते हैं, मतलब जो कि अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। और डेवलपिंग, जो अभी डेवलपिंग की स्टेज पे है, जैसे इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन, और डेवलप्ड नेशन जो है वो पहले ही अपने आप को डेवलप्ड कर चुके हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये लोग सब, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत लोग सोचते थे कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनना, मोर और मोर मॉडर्न बनना, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न ही एक तरीका है ताकि हम अपने देश को डेवलप्ड करने का, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे लोगों के ना, कॉमन पीपल के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए हमारी जो इंडिया है वो दो मॉडर्न डेवलपमेंट के मॉडल्स लाती है। कौन से दो मॉडल, ठीक है, ठीक है। अब दो मॉडल्स होता है, ठीक है। एक होता है यूएसएसआर का मॉडल, यानी कि ये आपने पढ़ा था यूएसएसआर का मॉडल क्या था। तो उससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग सब कुछ स्टेट ओन्ड करते थे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, द राइट विंग और राइट आइडियोलॉजी और लेफ्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो पहले हम लोग वो पढ़ लेते, फिर आपको ये समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि देखो ये तो राइट आइडियोलॉजी के लोग हैं, नहीं नहीं, ये तो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आप लोग को पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये तो हम सबको पता था कि ये ओरिजिनेट कब से हुआ था, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से एवल्यूट हुआ था, ये तो निकला था वहां से। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ, मैं हूं ना, मैं सबको बताऊंगी, ठीक है। लेफ्ट उनको बोलते हैं जो कि थोड़ा सा ये है, मतलब थोड़े से ओपन माइंडेड है, यानी कि जो चेंज चाहते हैं, जो देश में बदलाव चाहते हैं, ये लोग जो है वो स्पेशली पुअर, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, उनकी हेल्प करते हैं। जो लोग पुअर है स्पेशली उनके उनके फेवर में होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रांतिकारी दल, ठीक है, लेफ्टिस्ट ग्रुप। और एक होता है राइटिस्ट ग्रुप, जो कि इनको बोला जाता है कि ये जो है ना ये फ्री कंपटीशन में बिलीव करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, इनके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर वगैरह आना चाहिए। और इनके हिसाब से जो है ना ये थोड़े कॉन्जर्वेटिव है। कॉन्जर्वेटिव मतलब वो लोग जो सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते। जैसे आपने प्रीवियस ये में पढ़ा होगा, जब हम लोग छोटे थे तब हमने ये पढ़ा था कि कॉन्जर्वेटिव वो लोग होते थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, जिनको जो चाहते थे कि सब कुछ धीरे धीरे, उनको बदलाव नहीं अच्छा लगता था। तो ये वही लोग हैं, ठीक है। और इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है उसको पोक नहीं होना चाहिए, मतलब इनको लगता था कि गवर्नमेंट को घुसना नहीं चाहिए इन सब चीजों में, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ये टॉपिक। हाँ, तो ये यही बोला गया है कि इन लोगों में दो टाइप का मॉडल बन गया था, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं बाद में इसको समझाऊं, क्योंकि इससे पहले लेफ्ट और राइट जो है ना उसकी आइडियोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ताकि हमको पूरा जो फैक्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो
हमारे इंडिया में दो तरह के लोग हैं, आपको पता है। एक ऐसे लोग थे जो कि सोवियत यूनियन के सिस्टम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वो ऐसे सोचते थे कि हाँ, सोवियत यूनियन का सिस्टम तो बहुत अच्छा है और हमें उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि यार एक ग्रुप तो था राइटिस्ट ग्रुप और एक था लेफ्टिस्ट ग्रुप। अब आप मेरे को बोलो कि कौन सा लेफ्टिस्ट था और कौन सा राइटिस्ट था। यूएसएसआर क्या था, राइटिस्ट था या, देखो मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक कॉमन फैक्टर ये था कि यूएसएसआर में ना ये होता था, स्टेट ओन्ड होता था सब कुछ, जो मतलब स्टेट ओन्ड होता था, स्टेट हर चीज को है ना कंट्रोल करके रखती थी। तो आप मेरे को बताओ कि जो राइट विंग, जो राइट आइडियोलॉजी है और लेफ्ट आइडियोलॉजी है, कौन सा किस में आता है, यानी यूएसएसआर किस में आता है और यूएसए कौन किस में आता है। चैट मैंने स्क्रीन 2 मिनट के लिए ऑफ कर दिया है। अब मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ूंगी, मेरे को भी पता लगना चाहिए ना कितने लोग पढ़ रहे हैं। थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो, अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप दे दो प्लीज। आई नो आज थोड़ा सा बोर हो गया मैं, क्या करूं, मेरी गलती नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम लोग मेरे को बताओ आंसर। क्या प्रणीता, क्या कोई डाउट है। नहीं, डाउट नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल कर लेना अपने फ़ोन को नोट दिखाते समय, बस। मैं ना ये कर लूँगी, क्या बोलते हैं उसको, जूम कर लूँगी, ठीक है। ठीक है। बाकी नहीं, नहीं, तुम उसको हॉरिजॉन्टल कर दोगे ना तो और क्लियर रहेंगी चीज़ें। ऊपर से वो ऑटो सिंक करके कुछ रहता है, वो ऑन करके। आई नो डियर, लेकिन मेरे को मोबाइल के फंक्शंस उतने पता नहीं है, आई एम सॉरी। मैं नहीं रहती हूँ मोबाइल में, ठीक है। आई नो इट्स शॉकिंग, बट मैं मोबाइल में नहीं रहती हूँ, मुझे उतने फंक्शंस नहीं पता है मोबाइल के। ठीक है, मैं अगली बार से पूरा ट्राई करूँगी, ठीक। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। अम, आप लोग ने अभी तक मैसेज नहीं किया, चैट में मैंने कुछ पूछा था। लेफ्ट और राइट जो आइडियोलॉजी है उससे मैंने पूछा था आपसे, छोड़ो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, जो लेफ्ट लोग जो थे, वो जो थे ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे। यानी कि जो यूएसएसआर जो थे, एक तो वहां पे होता था ये मैं ना शेयर करना ही भूल गई थी, पागल हूँ। जानने से डाटा करते हैं, वहीं पे ऑप्शन होता है ऑटो। बहन मैं क्या करूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट देना मेरे को, ठीक है। मैं करके देखती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। आई नो थोड़ा सा लगेगा टाइम। बहन एक बात बोलूँ तो सही, एक, हाँ मिल गया मेरे को, मिल गया, मिल गया। आई होप हो जाए, मिल गया मेरे को। हाँ अब ठीक है गाइस, हाँ, देखो देखो, फाइनली ठीक। मुझे, हाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। कहाँ से ये होता है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग ने पढ़ लिया ये सब चीज़, ठीक है। अब ले, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है मैं स्टार्ट करूँ अब, दिख रहा है ना सबको। कोई एक माइक ऑन करके बोल दो प्लीज। सही है, सही है। हाँ ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर जो थे ना, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और ये जो यूएसए थे ना, वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। हमें ये सब इसीलिए पता लगता है क्योंकि हम लोग इसके बारे में जान कर आ चुके हैं। चलो ठीक है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में दो तरह के मॉडल था, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए का। तो क्या होता था, कुछ लोग जो थे वो यूएसएसआर के
मतलब आइडियोलॉजी से ना बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और वो चाहते थे कि हमारे इंडिया में भी यूएसएसआर का मॉडल जो है ना अडॉप्ट हो। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम जैसा कुछ, ऐसा कुछ आना चाहिए, अमेरिकन स्टाइल कुछ ऐसा आना चाहिए। वो लोग अमेरिका के स्टाइल में ज़्यादा थे, उनके हिसाब से अमेरिका जो था वो बेस्ट था। ठीक है, तो ये हम लोग को रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये इसी का मतलब बहुत अलग अलग ये है, क्या बोलते हैं उसको, तरीका या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग गोल्स, हाँ याद आया मेरे को, गोल्स। हाँ, डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, प्लानिंग, चलो ठीक है, अब हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ, अब ये सब तो हो गया था, अब इकोनॉमी को प्लान करना बाकी था। प्लान हमने कैसे किया, तो हमने बनाया प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो था वो बना था 1950 में, मार्च में। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था, उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। अभी अभी के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो प्लानिंग कमीशन जो है नहीं है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन अभी के टाइम पर क्यों नहीं है? क्योंकि नीति आयोग आ चुका है। हाँ, क्योंकि नीति आयोग आ चुका है। अब नीति आयोग क्या होता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद, वेरियस डिफरेंसेस के बाद भी, ठीक है, हमने ये सोचा कि जो डेवलपमेंट है वो अकेले लेफ्ट या फिर प्राइवेट एक्टर्स पे नहीं छोड़ा जा सकता, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें जो है ना वो गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी, ताकि वो एक प्लान बनाए कि हम लोग अपने देश को डेवलप्ड कैसे बनाए। ठीक है, इनफैक्ट ये जो आइडिया था प्लानिंग का, ठीक है, ये पूरा, ये जो है ना पब्लिक सपोर्ट से है, यानी कि सबको मिला करके, सबको इकट्ठा करके ये लोग डिसाइड करते कि हाँ, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाना है अपने प्लान को। ठीक है, और 1940s और 1950 में ये जो है ना, ये पूरे, ये काम तो करता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ और भी चल रहा था वर्ल्ड में। क्या चल रहा था वहां पे? ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था यूरोप में। ठीक है, तो वहां पे इंटर रिकंस्ट्रक्शन वॉर चल रहा था जापान और जर्मनी के बीच में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको पता है जापान और जर्मनी में क्या हुआ था। ठीक है, दैट इज इनफ। तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज का जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। देखो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ठीक है, कहाँ, ये रहा, ये हमारे चाचा नेहरू जो हैं वो, ये रहा, ये जो चाचा नेहरू हैं, ये यहाँ पर बैठ करके प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन जो है ना, ये बातचीत चल रही है इधर प्लानिंग कमीशन के अंडर में। वाह, मैंने दो दो बार लिख दिया। वाह, मैं तो बहुत वो हूँ यार। ठीक है, तो ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना एक प्रपोजल लाया, इसको बोलते हैं हम लोग बॉम्बे प्लान के हिसाब से। अब जो बॉम्बे प्लान था, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए एग्रीकल्चर और दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट प्लानिंग किया गया डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बनता है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनते हैं इसके चेयरपर्सन। ठीक है, ये देखो मैंने लोगो भी लगाया है, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने सबका लोगो लगाया हुआ है। प्लानिंग कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत मेहनत लगी है यार ये सबको बनाने में। देखो, फोर फंक्शन ऑफ फोर फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन तो हमने बना दी कि हाँ, हमें डेवलपमेंट करना है देश का। अब सोचो, हमें देश का डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमें उसके फंक्शंस भी तो पता होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लानिंग कमीशन के। तो हमें इसे पता लगाना था कि
सारे मटेरियल्स के लिए असेसमेंट बनाना है, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इन्वेस्टिगेट करना और उससे आर्ग्यू करना। जैसे कि उन लोगों को सिंपल ये प्लान था कि उन लोगों को प्लान बनाना है और इंटरडिपेंडेंट यानी लोगों को ना एक दूसरे से आर्ग्यू करना है ये में कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। और इसीलिए प्लानिंग कमीशन एक्चुअली बनाया गया था। इसमें बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के लोग भी थे, ठीक है, जो कि हर चीज़ में डिबेट डिस्कशन करते हैं ताकि एक चीज़ को कंफर्म हो सके, ठीक है। नीति आयोग आ गया। आस्था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रणीता आ रही है। एक बार हाँ, एक बार तुम या फिर सत्यम बरो ना ऑन करके बोल देना माइक आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। इससे अब एक न्यू इंस्टीट्यूशन आ गया था नीति आयोग के नाम से, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये आया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अर्ली इनिशिएटिव कि जब वो सबसे पहले आया तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव जो था वो लिया गया, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा था, दो मॉडल जो था सबको पसंद था, एक था यूएसएसआर का और एक था यूएसए का, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है ना यूएसएसआर के जो मॉडल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यूएसएसआर में क्या था, वो लोग अडॉप्ट करते थे 5 ईयर प्लान, FYP जिसको हम लोग बोलते थे। आइडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको क्या करना होता था कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए वो लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते थे जिसमें वो लोग पूरे हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर को ये करते थे, कैलकुलेट करते थे और उनका सारा हिसाब किताब रखते थे, ठीक है। ये बजट में दो तरह के प्लान्स बनाए गए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक नॉन प्लान बजट और एक प्लान्ड बजट, ठीक है। हाँ, इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना, हमारे जर्नलिस्ट जो थे, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉय जो थे, और इनके बीच में बहुत सारा एक्साइटमेंट आ गया कि चलो हम लोग के देश में फाइनली एक नया ये मॉडल आ रहा है। तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गए कि क्या होगा ये समझने के लिए कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये प्लान जो है ना ये 1956 से स्टार्ट हुआ था और समवॉट जो था ना टिल थर्ड 5 ईयर प्लान, हाँ जो 5 ईयर प्लान था ये इतना से स्टार्ट हुआ था और फिर नेक्स्ट 6 बोल दिया मैंने। पहले आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 में आया था, और इसके बाद आया थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 तक चला था, ठीक है। आज मैं हड़बड़ा रही हूँ, आज मुझे मार पड़ेगी। चलो ठीक है गाइस, बता दो यार, कोई डाउट है क्या किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। मुझे स्लाइड दिख नहीं रहा है, वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो स्लाइड हमें दिख रहा है, बाकी सब अच्छा है। सही है, चलो ठीक है, दिख रहा है तो फिर सही है। मुझे तो बहुत खुशी हुई जान करके, चलो अच्छा है। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थर्ड 5 ईयर प्लान तक हम लोग थे, लेकिन उसके बाद का हम लोग पढ़ते नहीं क्योंकि वहाँ पे ना एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है कि चलो एक हॉलीडे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लान किया गया कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक प्लान लाइक हॉलीडे ले लेंगे, लाइक हॉलीडे इन द सेंस ऑफ कि अभी कुछ सालों के लिए हम इसको मतलब एट होल्ड पर रखते हैं, बाद में फिर इस डिसीजन पे हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। फिर आता है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेकर के 1956 में आया था।
जो कि एक्चुअली बनाया गया था इसलिए ताकि हमारा जो देश, इसमें इतनी सारी पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी को निकाल सके, ठीक है। तो इसके इसके जो फाउंडिंग मेंबर, यानी कि इस प्लान को जिन्होंने इनिशिएट किया था, जिन्होंने इस प्लान को जो है ना वो प्रपोज किया था, वो थे हमारे के.एन. राज। वो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने इस प्लान को बनाया, ठीक है, और इन्होंने ये बात की कि पहली बार है, हमने तो पहले ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया का फर्स्ट टाइम है, तो इंडिया को धीरे धीरे काम करना चाहिए और इंडिया को जो है ना वो डेवलपमेंट धीरे धीरे लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इतनी अगर हम फास्ट करेंगे, सारी चीजें जल्दीबाजी में करेंगे, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो मेनली जो है ना वो एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग, देखो जैसे कि एग्रेरियन सेक्टर क्या होता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल कर लो एग्रीकल्चर सेक्टर। जिसमें इसमें हुआ क्या कि डैम्स में इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट हुई, ये लोग सब ऐसे से हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने ये लगाया है के.एन. राज की तस्वीर लगाई है। बाय द वे आप लोग को जानना चाहिए कि कौन क्या है, एग्जाम में शायद से पूछ, आई डोंट नो, लाइक ये तो नहीं आता है, उतना नहीं आता है, बट हाँ पढ़ने में क्या है, पढ़ तो हम लोग सब कुछ लेंगे। अगर हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब पढ़ना चाहिए, सब इज इम्पोर्टेंट। टॉपर होने की ये की होती है कि वो लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं। बाकी सीवीडी पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही सब कुछ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो डैम्स है उसमें फोकस किया गया, जैसे कि भाखरा नंगल डैम जो है उसमें से एक है, इसमें फोकस कर दिया गया, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका बेसिक ये देखो, इसका बेसिक एम ये था कि ये लोग जो है ना, जो जितने इन लोगों ने स्पेंड किए उससे ज़्यादा मनी ये लोग बनाए, ठीक है। तो इन लोगों ने सिंपल सा एक फैक्टर लॉन्च किया, ठीक है, कि हम क्या करते हैं हम लोग कि अब हम लोग ने बजट तो बना देता कि एक प्लान बजट होगा, तो उसमें क्या क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि पोस्ट शेविंग अप हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ना सबको इंकरेज किया कि वो लोग ना ये सेव करें, अपनी सेविंग जो है, जो कि अननेसेसरी खर्च होती थी वो सेव करे, और उस टाइम पर ये होता भी एक्चुअली है, क्योंकि देखो उस टाइम पे 1950s में सब लोग जो है वो बेसिक नीड्स ही करते थे अपनी फुलफिल, जैसे कि हो गया रोटी, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, यही सब इम्पोर्टेंट था उस टाइम पर। उस टाइम पे आज की तरह की चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें थी, तो इसलिए लोगों ने इस चीज़ को माना और इस चीज़ को फॉलो किया, इसलिए ये जो है ना ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकेंड 5 ईयर प्लान को दिया था पीसी महालोबस ने, ठीक है, और इनके बारे में दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा हाथ था, और इन्होंने ना देखो, तुम ये आ सकता है, देखो एग्जाम में ना ये आ सकता है डिफरेंस बताने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, लाइक सेकेंड 5 ईयर प्लान में या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग क्या बताओगे कि क्या डिफरेंस है। देखो जैसे कि फर्स्ट वाला जो था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में मेनली ये लोग करते थे फोकस इस पे, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को के.एन. राज ने दिया था, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालोबस ने दिया था, ठीक है। अब इसमें बोला गया था, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक में बोला गया था कि हमें धीरे धीरे काम करना, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे काम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसमें बोला जाता है कि अब जो है वो हमने एक बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान
देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्यों धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करें, हमें तो जल्दी करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमें सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जैसे कि हमारी सेविंग्स जो है वो बढ़ रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, ये सब में। तो यही सब एक जो है ना, ये पुश बन जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी को कोई डाउट? आस्था डियर, यार कोई माइक ऑन करके बोल दे यार। क्या प्रणीता? समझ में आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अरे दूसरे लोग भी है, दूसरे लोग भी बोलो यार, अकेले समझा रही, हाँ मेरा हाँ, सीरियसली मैं उतना नहीं कर पा रही थी। बताइए। बताइए बताइए क्या बात है, बताओ गाइस, कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके बोल दो यार। मेरे को चैट नहीं दिख रहा है तो मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। बोली ये लड़की कितनी पागल है। हाँ चलो ठीक है, आई गेस सब किसी को डाउट नहीं है उतना, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जैसे देखो इंडिया जो था उस टाइम पर देखो कुछ भी करना, इंडस्ट्री सेक्टर में भी करना जो है ना, वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों था इतना मुश्किल? कि इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। और उस टाइम पर क्या होता था कि हमें ना क्या होता, अपने फॉरेन एक्सचेंज ये करने के लिए ना, मतलब कुछ कोई चीज़ बाई करने के लिए, जैसे कोई अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, तो हमें अपनी प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो ये करना पड़ता था, स्पेंड करना पड़ता था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज भी हो जाती है। तो हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक साथ बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पाया कि अरे यार फूड शॉर्टेज भी हो गई। अभी तो यार, अभी तो हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अभी कैसे फूड शॉर्टेज हो गया, हम लोग कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे? अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्लान। थर्ड प्लान ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, आई विल गिव अ ओवरव्यू ऑफ इट, उसके बाद हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है या इसमें भी फोकस किया गया, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते ये लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर को भूल गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड। लेकिन देखो ये लोग तो भूल गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे थे जो चाहते थे कि लोग जो है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। अब ऐसा क्यों था, लोग ऐसा क्यों चाहते थे कि कुछ लोग ऐसा क्यों चाहते थे कि इंडियन लोग जो होंगे, मतलब ऐसे क्यों चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है, मैं इंडियन लोग बोल दे रही हूँ गलती से, सॉरी गाइस, वो लोग क्यों चाहते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करे? क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है हमारी जो इंडिया थी उसमें 90% जो उस टाइम पर जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में, ठीक है। मैं एक्चुअली ना मैंने ना ये लेके बैठा हुआ, बुक लेके बैठा हुआ, क्योंकि मेरी आंखें खराब है गाइस, अगर आपको लगता नहीं है तो, लेकिन मेरी आंखें सच में खराब है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से हम लोग इसमें बताया गया है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, केरला का मॉडल मॉडल बताया गया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इसको बढ़ा रही हूँ आगे, ठीक है। आपका मन हो तो आप ये पढ़ सकते हो, और ये एक बार डाटा जो है ना मेजर बार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। एलोकेशंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर प्लान, ये सब ज़रूर पढ़ना गाइस। चलो हाय,
ये क्या आ गया? की कंट्रोवर्सीज था वो कहाँ चला गया? ओ भाई, इतना छोटा कर दिया मैंने। इतना छोटा कर दिया है कि दिख भी नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ की कंट्रोवर्सीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने बोल रहा था ना, मैंने बोला था, देखो ऊपर में मैंने ऐसा इमोजी डाला हुआ है की कंट्रोवर्सी का, इतना फनी लग रहा है, इसीलिए मैंने इसीलिए डाला था। मैंने सोचा भी कि यार मैंने तो कुछ टॉपिक लिखा था, लगता है कुछ मिस हो गया, तो यही था की कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी सुनने में तो हमें बहुत चुल होती, हमें तो पहले से ही कंट्रोवर्सी सुनने में इतनी चुल होती है, मतलब क्या बोले। इसीलिए चलो हम लोग पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद एक और फैक्टर होगा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो या डिफिकल्ट है भाई। आई होप ये स्लाइड जो है ये आप सबको दिख रही हो, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन इसमें अब बिग क्वेश्चन ये था कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, इसमें से ज़्यादा पब्लिक रिसोर्सेज जो है ना वो कौन सी, लाइक ऐसा था कि इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा पब्लिक का अटेंशन पाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान तो बन गया, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि इन लोगों ने इंडस्ट्रीज के ऊपर खूब फोकस किया, खूब इंडस्ट्रीज बिल्ड की, माइनिंग पे ध्यान दिया, ये सब कुछ कर लिया। लेकिन इन लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को तो नहीं, सॉरी इंडस्ट्री बोल दिया मैंने, एग्रीकल्चर को तो भूल ही गए ये लोग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन लोगों ने 5 साल काम किया, उसके बाद बिल्कुल ये लोग भूल ही गए इसके बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट देखो, गांधीयन इकोनॉमिस्ट, वाह क्या नाम है, गांधीयन इकोनॉमिस्ट। सबका नाम ऐसे ही रखना चाहिए गाइस, जो भी गांधी जी के फॉलोअर्स है ना, गांधी जी इतने ज़्यादा फेमस है ना, सबका नाम जो है ना, जो गांधी जी के फॉलोअर है वो गांधीयन हो जाएगा, सही है, ठीक है। जी.सी. कुमारप्पा, ठीक है, उन्होंने ये ब्लूप्रिंट बनाया, ठीक है, कि वो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे। अब ये चौधरी चरण सिंह, प्रोनाउंसिएशन इश्यूज, एक कांग्रेस लीडर थे जो कि भारतीय लोकदल जो थे उनसे वो निकल गए थे बाहर, कुछ हुआ होगा, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो भारतीय लोकदल से जो है ना वो निकल देते हैं ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ की रखा कि आप लोग जो है ना ये एग्रीकल्चर फैक्टर पे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आप लोग जो एग्रीकल्चर जो है इंडिया, उस पर तो फोकस ही नहीं कर रहे, आप लोग तो सिर्फ इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्रीज में फोकस कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि जो प्लानिंग है ये जो है ना ये बहुत ही, ये एक्चुअली ना ये ना बहुत ज़्यादा ये फेवर में थे, एक्चुअली ये जो 5 ईयर प्लान्स थे इनके बहुत ज़्यादा फेवर में थे, और ये बोलते थे कि ये जो है ना ये प्रॉस्पेरिटी लाएगा बोथ अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन में, ठीक है। ये जो है ना ये फार्मर्स को बढ़ाएगा और रूरल पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होगी। हंसना मत गाइस, मेरे को कोई इमेज नहीं मिला, इसलिए मैं डेकोरेटिव के हिसाब से ये रोजेस लगा दिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारा अब क्या होता है कि दूसरे लोग जो है ना सोचते हैं कि अब तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो पॉवर्टी के साइकिल से कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो वो लोग ऐसे बोलते रहे कि ये जो इंडियन प्लानिंग है वो जो है ना वो फूड ग्रेन्स को बूस्ट करने के लिए बनाया गया, कि हाँ ये जो प्लान है ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारे जो फूड ग्रेन्स के जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिल सके, और उसमें जो है ना वो ज़्यादा ये बन सके। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो उस टाइम पर क्या था ना, इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी, फूड शॉर्टेज आ गया था, ठीक है।
और फूड क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से ना जो फार्मर्स थे उन्होंने मतलब ऐसा बोल दिया था कि नहीं, हाथ खड़े कर दिए थे कि हम तो नहीं करेंगे। तो ये आए, तब इन्होंने कदम रखा इधर और इन्होंने कहा, ये क्या नाम था इनका, जेएस जू, हाँ, जेसी कुमारप्पा, इन्होंने कहा था ये चीज को कि हाँ अब हमें जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है ना वो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है, तो स्टेट, हमारे जो स्टेट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए ताकि लैंड मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज बने ताकि हमारे जो लैंड है उसको बदला जा सके, और हमारी जो रिसोर्सेस है, क्योंकि देखो उस टाइम पे जो है ना एक तो लिमिटेड रिसोर्स था, प्लस देखो वहाँ प्रॉब्लम तो वहाँ पे होगी जहाँ पे रिसोर्सेस जो थे वो कम थे, लेकिन लोग जो थे लेने वाले रिसोर्सेस को वो बहुत ज्यादा थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि वो जो विलेजेस में जो पुअर लोग हैं उसमें इन रिसोर्सेज को कैसे बांटेंगे। ठीक है, ये ऑल्सो तो ये बोला गया, ठीक है, कि वो हम लोग ना एक काम करते हैं, ये प्रपोज किया गया कि हम लोग ना बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम लोग ये करते हैं, मन जो है ना वो हमारी जो है ना वो पेंड करते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, आप लोग को सुनाई दे रहा है? आप लोग प्लीज एक बार माइक ऑन करके बोल दो प्लीज। सत्यम ब्रो प्लीज बता दो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो ये जो है ना आगे चलकर लेकिन जो फेलियर था, जो फेलियर मतलब क्या, इसमें फेलियर किसको बोला जा रहा है, मतलब जो जैसे कि हम ना डायरेक्ट जो है ना वो एग्रीकल्चर से हम लोग डायरेक्ट उतर गए थे। लोग थे जो वैसा सोचते थे कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ही फोकस करना चाहिए था। तो वो जो पॉलिसीज थी उसका फेलियर इस वजह से तो नहीं था, इसका कारण ये था हाँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही से नहीं हुआ, जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अभी तक के लिए किसी को डाउट कुछ भी? ब्रो अगर किसी को भी डाउट है ना तो आप लोग प्लीज माइक ऑन करके बोल सकते हो, मुझे चैट नहीं दिख रहे तो मैं नहीं बता सकती। आस्था जी आप ही बता दो, सब दिख रहा है? जी दिख रहा है, किसी ने कुछ अभी तक तो लिखा नहीं है, मतलब क्लियर ही है सबको। ठीक है, आप तो बता दीजिएगा मेरे को अगर किसी को मतलब होता है तो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना रही हूँ। सही है, अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक और प्राइवेट तो आपको पता ही है क्या होता है, तो मेरे को आई डोंट थिंक सो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो हमारे जो है ना दोनों मॉडल से जो है ना इंडिया जो है वो मिक्स होता है बहुत सारे मॉडल से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो दोनों के पास है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी और प्राइवेट हैंड्स में भी है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये भी हो रहा था, देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही थी। ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा था, तो ये बोला गया कि इन दोनों में से किसको पावर दी जाए, क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि हम लोग एक सेक्टर को हम लोग दे दे कि हाँ आप स्पेसिफिक सेक्टर हो, आप ही चलाओ सब कुछ, आप ही देखना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते, अगर एक को हम लोग पूरा पावर दे देते तो दूसरा तो फिर गुस्सा हो जाता कि हाँ आपने मेरे साथ ऐसा कैसा कर लिया, आपने मेरे को पावर कैसे नहीं दी। तो
गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग जो है ना दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो पहले से ही मिक्स थी ना। हमने बोला था कि नहीं, हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम तो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सब हुआ, लेकिन ये जो मिक्स मॉडल था ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया इन लोगों ने, बहुत दोनों तरफ से। जैसे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो थे और राइटिस्ट आइडियोलॉजी के जो थे ना, उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इसको। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि जो क्रिटिक्स जो थे वहाँ के, वो आर्ग्यूट करते थे कि ये जो प्लानर्स थे ना, ये इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को तो ज़्यादा स्पेस नहीं दी, ठीक है। वो बोलते थे कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस नहीं दी, ठीक है। और सारी जो ये है ना, सारी चीज़ें जो थी, सारी जो अब मैंने वही बोला, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक ग्रुप को तुम पावर दोगे, दूसरा वाला गुस्सा होगा ही होगा। यही सेम चीज़ हो जाता है इसमें, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि यार ये तो आपने गलत कर दिया, ये तो आपने इसके फेवर में कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये डिसाइड हुआ था सबसे पहले कि हम लोग ने ये तो डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग ना जो पब्लिक सेक्टर है उसको कुछ ज़्यादा ही पावर दे देते हैं। उसी वजह से जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर आउटपुट्स के बारे में। गाइस प्लीज़ ये बोलना ज़रूर मेरे को, ये देना, ठीक है, फीडबैक देना कि मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना वो कैसी हैं, क्योंकि मैंने ना इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च किया था, इसीलिए। चलो ये है कार्टून। इसमें बताया गया है पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल मिनिस्टर्स के बीच में लड़ाई। ये इसीलिए लड़ाई चल रही है ये दिखाने के लिए कि नेहरू जी जो है वो बीच बनाए, क्योंकि वो एक एक पैडल चला रहे हैं और दोनों साइड में उनके दो दो आई मीन एक डंडा है, जिसमें से वो एक तो पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। और आप देख ही सकते हो प्राइवेट सेक्टर में एक मोटा खासा एक दद्दू बैठे हुए हैं, और इधर पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग जो है ना दूसरे दूसरे टाइप के वो लोग बैठे हुए। तो इस फोटो में यही बताया गया कि अब सेंट्रल को डिसाइड करना था वो किस तरह से जो है ना दोनों दोनों सेक्टर, जैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दोनों को कैसे साथ में लेकर चले, ठीक है। तो वो ये दिखाया गया है कि एक रोप है, ये प्रॉब्लम की रोप है, जो है एक रोप है और उनके पास एक डंडी है, जिसमें से वो जो है ना वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है ना ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश, ठीक है। इसमें जो है ना कुछ कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आई डोंट थिंक सो इसमें आने वाला है, बट देखो एक क्वेश्चन जो है ना मैंने देखा था जिसमें पूछा गया था, ठीक है। तो तुम लोग याद कर लेना इसको, क्या पता आ जाए। वैसे भी मैंने देखा है ऐसे आते हैं, क्या बोलते हैं, जो मिनिस्टर्स के नेम जो है ना वो आते हैं, मैंने देखा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि देखो पब्लिक सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, अजीत प्रसाद जैन, कैलाश नाथ कटजू, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जगजीवन राम, टीटी कृष्ण नामचा, ठीक है, सवारन सिंह, गुलजारी लाल नंदा एंड पीवी केसकर, ये लोग सब थे। गाइस मेरे को जरा फीडबैक देना, ये कार्टून कैसा लग रहा है इंदिरा गांधी और पप्पू जी के बीच में। चलो ठीक है, ये बस वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया ना। मैं ना एक काम करूँगी, ये जो पीडीएफ है ना एक्चुअली ना मैं ना शेयर करने वाली थी, बट आई डोंट नो मैंने जिस भी वेबसाइट से ये बनाया है, ठीक है, वो एक्सेस नहीं दे रही है, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन आपको ये टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूँगी कुछ ना कुछ करके। तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार, आपको आप लोग के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो ना, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर आउटपुट्स के बारे में, ठीक है।
गाइस मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लूँ क्या? तब तक आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा हाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। आस्था डियर, हाँ बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम है एक बार पूछ लो ना सबसे, क्योंकि मैं पूछती हूँ तो कोई तो यार कोई ना थम्स अप भेजता है ना कोई मेरे को बोलता है कि हाँ चलो शुरू करते, तुम बोलोगी तो शायद सब लोग मान जाए। हाँ इधर थम्स अप आ रहे हैं, जब भी तुम बोल रहे हो ना तब आ रहे हैं, और कुछ डाउट नहीं है इन लोगों को। पी लो पानी। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलो ठीक है। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत खराब सी है। ये तो मैंने कहाँ से पढ़ेंगे, हाँ ये रहा। मेजर आउटपुट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि ये सब तो हुआ, उसके बाद मेजॉरिटी इसका जो है ना परिणाम क्या हुआ। अरे यार, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अब जानते हैं कि ये सब तो हुआ, लेकिन जैसे कि हम लोग 3 चैप्टर्स में पढ़ा कि ठीक है कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पावर जो थी ना वो अभी भी लैंड ओनिंग क्लासेस के बीच में ही थी। जैसे देखो क्योंकि देखो पावर जो है ना वो ऐसी चीज जो है ना उसके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है, एक तो वो है, और प्लस हमारी कंट्रीज में उस टाइम पर भी जो लोअर सेक्शन है उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। सारी की सारी जो प्रॉब्लम सारी की सारी जो भी पावर थी वो सारी की सारी लैंड ओनिंग क्लासेस जैसे बड़े क्लासेस जो थे उनके पास थी। जैसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थी जो कि अपने ही बेनिफिट के लिए करते थे, यानी वो ना ऐसा करते थे कि हाँ हम तो अपना भला करेंगे, हमें तो अपनी फिक्र है, हम किसी को नहीं देखते और हमें किसी की परवाह नहीं है, ठीक है, तो वो ये ऐसा सोचते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गई कि हम एक प्रॉपर फाउंडेशन कैसे बनाए, हम एक प्रॉपर तरीके से हर चीज ये प्लान कैसे बनाए, ताकि हम देखो एक तो था कि जैसे देखो हमने प्लानिंग कमीशन बना दी थी, सब कुछ बना दिया था, लेकिन अभी भी जो कुछ पावर थी वो थोड़ी सी इसके पास थी, लैंड ओनिंग क्लासेस के पास थी, तो हमें ये डिसाइड करना था कि हम सबको इक्वली अपने रिसोर्सेज जो है ना वो कैसे बांटेंगे, ठीक है। फाउंडेशन, अब हम फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे इंडिया में जो इस दौरान जो है वो होते हैं, जैसे कि हो गया जो है ना भाखड़ा नंदल डैम, जैसे मैंने कहा था एग्री फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है, ये हुआ। फिर हीराकुंड फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन ये हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैवी इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में भी, जैसे स्टील प्लांट्स, रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फिर डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ से ये चीज शुरू हुई, ठीक है। और लेकिन ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है ना ये बढ़ी तो, लेकिन कुछ जो मेजर प्रोजेक्ट जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। क्यों क्रिटिसिज्म मिला? ऑफ कोर्स अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है इसका मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सेक्शन को ये जो चेंजेस हैं वो पसंद नहीं आए होंगे। कौन से चेंजेस थे वो करते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि ठीक है ना, ये एक आपको ये बॉक्स के अंदर दिया गया हमारे गवर्नमेंट कैंपेन के बारे में, कि देखो कि उस टाइम पर हमारे जो है ना इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना था, प्लस वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक फूड क्राइसिस आ गया था। तो फूड क्राइसिस के बारे में था कि इसके बारे में लोगों को हम लोगों ने ये कैसे किया, इन्फ्लुएंस कैसे किया कि नहीं अभी तो आपको आना पड़ेगा और आप मदद कीजिए हमारे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे
एडवर्टाइजमेंट हुआ। जैसे कि हमारे जो इंडिया जो था, एक आपको पता है कि हमारी जो इंडिया जो है वो एक फार्मिंग नेशन है। फार्मिंग नेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उस टाइम पर वो फार्मिंग सेक्टर से थे, ठीक है। तो अब हम उसे सॉल्व कैसे करें? जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम थी इंडिया में वो थी कि फूड क्राइसिस आ गया था, और उस वजह से जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने बोल हाथ हाथ खड़े कर दिए थे अपने कि नहीं, हम तो ज़्यादा अब अनाज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन था ये भी बहुत ज़्यादा अब ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरकीब निकाली कि चलो क्यों ना हम लोग एक अट्रैक्टिव पिक्चर्स के जरिए जो है ना लोगों को ना इन्फ्लुएंस करें, लोगों को प्रभावित करें कि वो लोग जो है ना वो अनाज उगाएं और अनाज को ना सब में बांटे। तो ये जो है ना गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने किए ना कि ये ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको अनाज इसलिए नहीं उगाना, अपने लिए नहीं उगाना, लेकिन आपको अनाज इसलिए उगाना है ताकि देश का भला हो सके। इन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं, लेकिन आपको देश के लिए ये कुर्बानी देनी होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये जो पोस्टर्स थे ना ये बहुत सारे प्लेसेस में चले गए, ठीक है। वहाँ पे जो जितने भी फार्मर्स थे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज़्यादा एक नेशनलिज्म की भावना उभरी। जैसे कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं जब भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे कि ऐसे कोई कैंपेन चलती थी या फिर ऐसा कोई करता था कि एक जब वो लोग पोस्टर्स रिलीज करते थे तो पोस्टर के हिसाब से पोस्टर जब भी रिलीज होता था तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न हो जाती थी। तो इसमें भी वही होता है, एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है ना वो आ जाती है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना ये मान जाते हैं कि हाँ हमें ये जो है ये करना है, ठीक है। ये वो करने के लिए मान जाते कि हाँ क्रॉप्स उगाने के लिए रेडी है। ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट जो था ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये शिवपालगंज में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक हेल्दी फार्मर को दिखाया गया है। एक पोस्टर है जिसका डिस्क्रिप्शन होते हुए दिखाया गया है इसमें कि एक हेल्दी फार्मर है जिन्होंने टर्बन पहनी हुई है, इयररिंग्स पहने हुए हैं, एक जैकेट पहनी हुई है और वो जो है ना एक बड़े क्रॉप को सिकल की मदद से काट रहे हैं, ठीक है। और इसी पोस्टर में दिखाया गया है कि एक वुमेन है, ठीक है, और वुमेन जो है वो उनके पीछे खड़ी हुई है, ठीक है, और वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश लग रही है और हंस रही है, ठीक है। और इसको ये दर्शाया गया है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है जो कि किसानों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने उनकी बातें फाइनली मान ली, ठीक है। लेकिन उसी के नीचे जो है ना वही पिक्चर के नीचे हिंदी और इंग्लिश में कुछ कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इसमें मैसेजेस लिखे गए हैं, ग्रो मोर ग्रेन के, यानी कि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हमारे जो फार्मर्स थे और बहुत मेहनत तो की, लेकिन हमारे जो स्कॉलर्स थे जो कि इंग्लिश जानते थे, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में स्लोगन लिखे कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करो, ये सब करो, ठीक है। और जो स्कॉलर्स जो थे जो हिंदी जानते थे, जो हिंदी को अच्छे से पढ़ते थे, जो हिंदी में जानते थे, उन्होंने इसी चीज़ का एक हिंदी वर्जन बनाया, ठीक है। और वो लोग जो कि कुछ भी नहीं बोलते थे, लाइक कोई लैंग्वेज नहीं जानते, जो कि इलिटरेट थे। देखो इलिटरेट का इसमें जिक्र इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना, सॉरी गाइस बार बार ये ना सीधा टेढ़ा हो जा रहा है, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, माफ़ कर देना आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो होता ये है कि जो लोग उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत लोग जो थे ना वहाँ पे हमारे यहाँ पे सेल्सियस हुआ था उस टाइम पे जो है ना 15 या कम से कम 15% जो थी ऐसे लोग थे जो सिर्फ पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। लिटरल अगर मीनिंग निकाले उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था जो सच में पढ़ा लिखा हो, ठीक है।
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिगर से सबको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ एक पिक्चर है, पिक्चर देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो इस स्पेसिफिक रीजंस की वजह से इसमें आया है, ठीक है। उन्होंने पहचाना कि हाँ इस पिक्चर में एक आदमी है जो खेती कर रहा है और एक हंसने वाली औरत, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे, इन्होंने जो ये ना जैसे देखा कि जो मैन और वो लाफिंग वुमेन, इन लोगों को देखा, जो फार्मर्स जो थे ना, वो जो पोस्टर्स थे वो और लगाने लगे और वो जो ग्रेन्स है एक्चुअली और बढ़ने लगा। और इसी तरह से करते करते जो है ना ये जो कैंपेन है ये बहुत बड़ा एक सक्सेस हो जाता है। और जो हर एक जितने भी फार्मर्स थे उनके बीच में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। और इसी एक पोस्टर की वजह से ये सिखाता है, बताओ ना, एक इतनी छोटी सी चीज, पोस्टर दिखने में कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन इसके अंदर कितने बड़े बड़े शब्द छुप छिपे होते हैं। लाइक ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना जो आपको सिर्फ खुली आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब होता है। ये अरे भाई मैं तो थक गई, सीरियसली मैं तो थक गई। चलो फिर भी पढ़ते हैं, इतना देर से बोल रही हूँ। आप सबको समझ में आया? कोई माइक ऑन करके बोल दो, कोई प्रॉब्लम कहीं पर? सत्यम तो अभी क्या ही प्रॉब्लम होगा। हाँ चलो मैं अभी नहीं पता था क्लास होने वाली है। कौन बोल रहा है? सोबिया। ओ इट्स ओके यार, तुमने अगर कोई ऑफ कोर्स टॉपिक मिस कर दिया है तो रिकॉर्डिंग जो है वो वाईटी पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ऑफ कोर्स, वो आप जाकर देख लेना, आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी किसी को भी अगर डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चैट तो मुझे दिख नहीं रहा, इसीलिए कोई है किसी को प्रॉब्लम है? आस्था बहन बता दे कौन क्या लिख रहा है चैट में, मेरे को चैट में दिख नहीं रहा है, इसलिए बता दे तू भी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो तुम, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है ऐसा डाउट वाला। भेज रहे बीच बीच में। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, बता दे क्या भेज रहे, थम्स अप की नहीं भेज रहे यार? हाँ हाँ, थम्स अप, हार्ट और जितने प्रकार की इमोजीज है सबका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। चलो अच्छा। अरे मेरे को भी थोड़ा सा मतलब वो खुशी मिलता है ना जब लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं कि चलो मेहनत तो रंग आ रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे एग्रीटेरियन सेक्टर है, इसमें इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए लैंड रिफॉर्म्स के, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, ठीक है, कि हमारी कॉलोनियल सिस्टम जो देखो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी जैसे ही ये अबॉलिश होता है तब इसके हिसाब से जो है ना हमारे नए नए लैंड रिफॉर्म्स भी आ जाते हैं। अब आज ही एक हाँ स्टूडेंट या आज ही एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन था ज़मींदारी के ऊपर, मैंने उसे एक्सप्लेन तो अच्छे से कर दिया है, बट मैं आप लोगों को भी कर देती हूँ। आप लोगों को पता होगा ये ज़मींदारी सिस्टम के बारे में कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास जो लैंड होता था वो ज़मींदार कौन थे? ज़मींदार वो लोग होते थे जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो उनको अपॉइंट करते थे और वो उनको स्पेसिफिक लैंड दे देते थे, कुछ ऐसा कोई लैंड होता था वो उनको दे देते थे और वो उनको बोलते थे कि आप इसकी देखभाली करो। जमींदार जो थे वो पीजेंट्स को अपॉइंट करते थे, पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करते थे और उस पर काम करवाते थे और उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर उनका जो प्रॉफिट है ना वो 10% जो है ना वो उनके पास मतलब ये के पास जाता था, पीजेंट्स के पास जाता था, बाकी रेस्ट ऑफ देम जो था वो जाता था जमींदार के पास और ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। तो ये हुआ, यही था क्वेश्चन, ठीक है। यही मैं सोच रही थी कि इस बारे में आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत मतलब अलग अलग तरीके के ये थे, ठीक है, लैंड थे। तो लेकिन इस लैंड को
ये कैसे करें, मैनेज कैसे करें, क्योंकि इतना सारे लैंड्स थे बेसिकली। और ये भी होता था उस टाइम पर कि जैसे कि मान लो कोई लैंड है, ठीक है, तो उसमें पीजेंट्स काम कर रहे हैं, तो जो ज़मींदार लोग थे वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ पहुंचाते थे, लाइक उनसे बहुत सारा काम करा लेते थे, फिर उनको ना पैसे नहीं देते थे। ऐसे बहुत बार हुआ, उनसे बहुत बार टैक्स लेकर के उनको परेशान करते थे वो लोग, ठीक है। तो जैसे ये ख़त्म हुआ तो लोग बोले कि अब जो है ना, ये जो है ना, ये किसको दिया जाए, ये जो लैंड है ये किसको दिया जाए, कौन जो है ये इस लैंड को संभालेगा। जैसे कि ये कॉलोनियल पीरियड खत्म होता है, ठीक है। ये इजी नहीं था इसको, मतलब ये जो इसके लिए पॉलिसीज आई बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के लिए, कि हाँ हम एक लैंड को जो है ना वो किस तरह से संभालेंगे, ठीक है। तो एक जेन्युइन एक इफेक्टिव एक्शन देखा गया, हमारे जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा एक्शन लिया, उन्होंने ये लाया, क्या बोलते हैं, ठीक है, रूरल एंड पुअर जो थे ना उन सबके भले के लिए जो है ना वो ये किया। लेकिन लैंड ओनर्स जो थे वो अभी भी बहुत पावरफुल थे, ठीक है। वो ना ऐसे चल, देखो गवर्नमेंट तो हमारी चाह रही थी कि जो हमारे जो पुअर सेक्शन है उसका भला, लेकिन अभी भी हमारे जो देश में इनफैक्ट अभी भी हो रहा है गाइस ये चीज़। पता है, आप लोग कभी ये चीज़ अगर नोटिस किए हो तो बताना, जो हमारे जो लैंड ओनर्स रहते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो चाहते हैं कि उन जो पावर है वो उनकी हाथ में हो। अब मानो पावर, पैसा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत डीप में चाह रही हूँ, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस गाइस। पावर और जो मनी है वो एक ऐसी चीज़ जो है ना, जो अगर किसी के पास है, तुम्हें लगता है कि वो इंसान उस चीज़ को शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल नहीं। वो क्यों करेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि उसके पास ही वो पावर रहे, किसी को भनक तक ना लगे उसकी पावर की, ठीक है। तो बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए कि हाँ, अब ब्रिटिशर्स चले गए थे, अब तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए डिफरेंट मतलब प्रपोजल्स आने लगे, ठीक है। तो ये इसी प्रपोजल्स को ये लोगों ने क्या किया, लॉज में ट्रांसलेटेड करने की कोशिश की, ठीक है। जब ये लॉज में इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है, तो ये फिर ये लोगों ने जो है ना ये सिर्फ पेपर पे रह गया। वैसे ऐसे होता है ना कि कोई अगर हम लॉज बना रहे हैं और वो सिर्फ पेपर पे है कि हाँ, पेपर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस लिख दिया कि हाँ ऐसा ऐसा रूल है, ऐसा ऐसा रूल है, बट वो फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो क्या बोलते हैं, सोशली डिसएडवांटेज लोगों के लिए काम कर दिया, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपना पावर का इस्तेमाल करके लोगों को दबा दे रहे हैं। वो जो सोसाइटी के जो डाउन लोग हैं, मतलब डाउन बोल दिया मैंने, सोशली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, उसका भला नहीं करने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से जो है ना वो पावर जाए, ठीक है। तो ये दिखाता है ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन प्ले करती है सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि कोई भी, अब देखो, अब कोई भी पार्टी होती है ना, बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मान लो कि कोई सम पार्ट ऑफ सेक्शन है, कोई भी देश का एक सेक्शन है, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपने अपने लोगों को चुनती है और एक स्पेसिफिक उस कम्युनिटी से या सोसाइटी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि जो पॉलिटिक्स में जाता है, जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारे मतलब नेता लोग रहते हैं, वो नेता बनता है और फिर उनके हिसाब से उस पूरी सोसाइटी के हिसाब से वो पूरी एक सोसाइटी को दर्शाता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि ये एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन दर्शाता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में इतनी बुरी हालत है कि हमारी कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हीं के पास सिर्फ पावर है और वो पूरा बेनिफिट उठा रहे इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि कुछ जो टॉप लीडर्स थे वो जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको गुड विशेस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बोल रहे कि नहीं भाई हमारे पास पावर है हम क्यों दे। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो
इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि और जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो है ना, वो हमेशा जो है ना वो इफेक्टिव पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो, फूड क्राइसिस गाइस, फूड क्राइसिस। हाँ, तो एग्रीकल्चर सिचुएशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती, वॉर की वजह से। वहाँ बहुत सारे वॉर्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो जैसे देखो 1960s में जो क्या होता है, जो ग्रोथ रेट थी फूड ग्रेन्स की, ठीक है, और 1940s और 1950s में, ठीक है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ये नहीं जा रही थी, क्या बोलते, आगे नहीं जा रही थी। क्या मतलब है इसका, मैं बताती हूँ। यानी कि अगर हमें जीना है, अगर हमें अच्छे से खाना खाना है, कम से कम 2 टाइम का भी अगर हम लोग खाना खाना है, तो ये जो ये ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन का जो ग्रोथ है ना, वो कम से कम ये होना चाहिए, अबव होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ के, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कम से कम उससे तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता, क्योंकि इस केस में बहुत शॉर्टेज हो जाती है, और वो जो ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन है वो बहुत कम थी, क्योंकि हमको पता है इंडिया जो था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी इंडिया के सामने पॉपुलेशन में कोई टिक ही नहीं सकता, और मैं ये पूरा दावा दे सकती हूँ आगे के कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में भी नहीं टिक सकता, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है बिटवीन 1965 और 1967 में जो है ना, वो बहुत सी कंट्रीज में जो है ना ये हो जाता है, फूड क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। बट अफसोस की ये बात है, अफसोस नहीं है भाई, अफसोस नहीं, खुशी की ये बात है कि ये चैप्टर अगला जो चैप्टर है वो मैं नहीं पढ़ा रही, वो आपको रिधिमा पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये जो पीरियड जो है ना, ये पीरियड जो है ना बहुत डिफिकल्ट जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वॉर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, ठीक है, बहुत कम हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है, एक फेमनाइन आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे कंट्री में। तो बिहार में क्या होता है कि इतना फूड क्राइसिस हो जाता है, ठीक है, फेमनाइन सिचुएशन आ जाता है कि भूखमरी है भाई, कुछ खाने के लिए नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। फूड शॉर्टेज जो था ना बिहार में करीब करीब 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, जिसमें नॉर्मल आउटपुट का हाफ प्रोडक्शन हुआ था, लाइक जितना नॉर्मल फूड प्रोडक्शन होता है ना उसका भी हाफ हुआ था। तो सोचो कितना ज़्यादा भूख हड़ताल हुआ होगा, मतलब कितना भूख हड़ताल मैंने बोल दिया, सॉरी, कितना ज़्यादा वो हुआ होगा, क्या बोलते हैं इसको, फूड का कमी। कुछ लोग तो अभी भी फूड की इज्जत नहीं करते। इनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करते हो आप। आज भी हमारा जो इंडिया जो है ना, शादियों में आप देखते होंगे, किसी की भी शादी हो रही होगी, बाराती हो जाएगी, तो इतने सारे फूड का जो है ना वेस्टेज होता है। लेकिन क्या होता है ना कि यही बात है कि जब हम लोग इस चीज़ से गुजर जाते हैं, बिल्कुल भूल ही जाते हैं उस चीज़ को, हो ही नहीं सकता ऐसा दोबारा, थोड़ी है। देखना चाहिए भाई। अब मैं डायरेक्टली वर्ल्ड अफेयर्स से घुस गई। तो देखो इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का एक मैंने पिक्चर लगाया है, ठीक है। तो इसमें वही फूड क्राइसिस के बारे में पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे फूड क्राइसिस हुआ, ठीक है। और 13 जो मेंबर है वो मर गए बिहार में हंगर की वजह से, भूख की वजह से। जो ट्राइबल एरियाज जो है ना वो अब क्या बोलते हैं ना, सड़कों पे रहने लगे, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लोग मर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो ये द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जो इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। फूड क्राइसिस,
तो आई होप, हाँ मैंने इतना तो पढ़ा दिया, ठीक है। गाइस कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग ना मेरे को बता दिया करो आपको कोई प्रॉब्लम है। कितना बज रहा है आस्था? 4:41, 4:41। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से कंप्लीट कराने का, ठीक है। तो ये जो फूड है ना वो कम होते जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक माल न्यूट्रिशन का फॉर्म ले लेता है कि अब सारे लोग जो थे वो वो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक होता है वो कि आप बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पा रहे हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख ये हो गई थी, इतनी ज़्यादा फूड की कमी हो गई थी कि लोग जो है वो एक टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, माल न्यूट्रिशन हो जा रहे थे कि प्रॉपर उनको खाना भी नहीं मिल रहा था। ये बताया जाता है कि करीब करीब कैलोरी जो इंटेक था ना, जैसे कि कैलोरी इंटेक जितना हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो जो है ना वो 2200 पर कैपिटा पर डे लो हो गया था। कितना लो हो गया था, करीब करीब ये जो था ना ये 2200 से कम होकर के 1200 तक चला गया था, इतना कम हो गया था। बहुत सारे रीजन्स में जो है ना वो रिक्वायरमेंट, जैसे देखो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 2415 पर डे होना चाहिए कैलोरीज, ठीक है, फॉर एवरेज पर्सन, कम से कम एवरेज पर्सन के लिए इतना तो चाहिए होता है। तो इतना भी उनको नहीं मिल रहा था, इतना कम हो गया था। बिहार रेट में जो देखो डेथ रेट जो था बिहार में 1967 में वो 34% हाइयर था नंबर में डेथ में से, जो कि उसके आगे आने वाला था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मरते इस वजह से, बहुत बीमारियां भी फैलती है, ठीक है। तो हाँ, और जो फूड प्राइसेस जो थे वो बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट जो थे ना, यानी जितने भी नॉर्थ इंडियन स्टेट जो थे ना उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि वीट और जो राइस प्राइसेस है ना दोनों जगह पे ही वो जो है ना वो ट्वाइस हो जाते हैं प्राइस के, जो कि पंजाब में मिलता है, ठीक है। एक तो होता है कि पंजाब में जो है ना वो वहाँ पर तो सब लोग खेती करते थे उस टाइम पर, तो वहाँ पे तो सबको इजीली मिल जाता था, लेकिन बिहार में उतना कुछ खास खेती मतलब होता नहीं था। उस टाइम पे खेती करते थे बट उतना नहीं होता था खेती, ठीक है, जितना पंजाब के एरिया में होता था। तो उन लोगों को जो बिहार में रहते थे उन लोगों को जो प्राइसेस है वो दुगने दाम पे मिल रहे थे, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो थे उन्होंने जॉइनिंग पॉलिसीज लाया, ठीक है, जो जिन्होंने प्रोहिबिट किया कि आप लोग एक दूसरे के साथ फूड शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्योंकि फूड ही नहीं था उनके पास तो वो शेयर कैसे करेंगे, एक तो फूड की कमी थी ऊपर से शेयर वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इस वजह से क्या होना है कि बिहार में जो फूड है वो और कम हो गया। इस सिचुएशंस के हिसाब से जो हमारे पुअर सेक्शन थे वो उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया स्टेट में, ठीक है। इस केस में जो हमारी फूड क्राइसिस थे उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। कैसे कॉन्सिक्वेंस, अभी हम लोग ने सब कुछ पढ़ा, इतना सारा डेथ हुआ, इतना माल न्यूट्रिशन हो गए थे सब कोई। जो गवर्नमेंट थी उनको ना फॉरेन एड एक्सेप्ट करना पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि उनको मतलब क्या था, उनके पास कमी हो गई थी तो उनको इम्पोर्ट कराना पड़ा वीट, तो उनको फॉरेन एड एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि स्पेशली यूएस है, क्योंकि एक तो यूएस तो बहुत ही महंगे दाम पे देता है, कोई भी चीज़ ना यूएस से सस्ते दाम पे देता ही नहीं है। अभी भी आप कुछ भी देखोगे ना छोटी से छोटे, इनफैक्ट वहाँ से अगर आप एयरक्राफ्ट ले रहे हो ना उसकी भी ट्वाइस प्राइस देगा यूएसए, ठीक है। अब जो पहली प्रायोरिटी ये थी प्लानर्स की कि ठीक है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी फूड में रहे, कि आत्मनिर्भर बनना है अपने ये में। जैसे कि आपने ये कैंपेन सुना होगा, मेक इन इंडिया कैंपेन, ठीक है। तो ये इसी से बना था कि हमने क्या करना है, हमें पहले अपने देश में जो है ना, अपने घर में जो है ना वो फूड की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो ये जो इंटायर प्लानिंग प्रोसेस था, ठीक है, ये इसको ना बहुत सारा सेटबैक मिला, मतलब ठीक
ठीक है, ये सब हुआ। ठीक है, बहुत सारे लॉज बनाए गए, लॉज बनाए तो गए लेकिन फिर से ये सब सिर्फ पेपर में था, असल में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, ये दिखाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन से कितनी डिफरेंट थी, कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बन रही है लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन भी तो खराब है, वो सुधर नहीं रही। और ये भी दिखाती है कि गुड विशेष के बावजूद भी जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स जो थे ना, वही बनाते थे पॉलिसी मेकिंग, वही पॉलिसी बनाते थे और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, दूसरों से तो पूछा भी नहीं गया। ठीक है, चलो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी बारे में हम पढ़ते हैं, फूड क्राइसिस के बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे कंट्री जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे स्थिति में थी ना, मतलब बहुत ही घटिया स्थिति में थी। ठीक है, और ऊपर से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थे और ऊपर से क्या था कि इंडिया को जो है ना वो फूड एड पे जो है ना वो डिपेंडेंट होना पड़ा था, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि यूएसए जो था ना उस टाइम पर वही देता था। ठीक है, सबको एड जो है ना वो वही देता था। और जो यूएसए था इन टर्न जो था वो उसने क्या किया, बदले में उसने क्या किया, इंडिया को जो है ना उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने के लिए ना धक्का दिया, लाइक फोर्स किया कि नहीं, आप तो यू नो आपको एग्रीकल्चर के लिए नई पॉलिसीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको सोवियत मॉडल छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि यूएसएसआर, आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर से, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ क्लियरली पढ़ी थी कि सोवियत यूनियन और यूएसए में बिल्कुल नहीं बनता था। ठीक है, और वो चाहती थी जितनी भी कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के करीब है वो यूएसएसआर को छोड़ करके यूएसए के साथ चले। ठीक है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। अभी भी देख रहे हो जब भी इंडिया और रशिया क्लोज होता है ना, जैसे भी कोई समिट होने वाला होता है, जैसे अभी देखो ब्रिक्स समिट आने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके पहले से ही वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके जो हाव भाव है वो बदल जाते हैं। जैसे अभी तुमको कनाडा में क्या हो रहा है तुमको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब बस एक स्ट्रैटेजी है ताकि वो इंडिया को प्रेशराइज कर पाए कि हाँ आपको जो है ना यूएसएसआर के साथ नहीं रहना। यूएसएसआर मतलब आज के टाइम पे तो रशिया है ऑफ कोर्स, लेकिन उस टाइम पे यूएसएसआर था, तो आप वो जलते थे एक्चुअली यूएसएसआर से कि हमें इंडिया को क्लोज नहीं करना है उनसे। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने न्यू स्ट्रैटेजीज अपनाई। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, ताकि फूड जो है ना, फूड सिक्योरिटी जो है ना, सफिशिएंसी को ये कर सके, कि बोले फूड की कमी ना हो, ये इंश्योर कर सके। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए। ठीक है, अब ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी रिसोर्सेस थे वो उन एरिया में ज़्यादा होंगे जहाँ पे इरिगेशन होता था, और जहाँ के जो फार्मर्स थे वो पहले से ही बहुत अच्छे से मतलब जानते थे कि हाँ कैसे इरिगेशन करते हैं, उनको पहले से पता था कि हाँ किस तरह से वीट को उगाया जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अब ये था कि ये हेल्प कैसे करेगी हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था लेकिन हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना था, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग सीड्स जो था, ये देखो मैंने नीचे में एक फोटो दिया हुआ है, एक फार्मर जो है वो हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ कर रहा है, यानी कि फर्टिलाइज़र। इन्होंने आइडिया दिया फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे यहाँ बेटर इरीगेशन हो पाए और हाईली सस्टेनेबल प्राइसेस में, यानी कि ऐसे मतलब ऐसा हो गया कि सस्ते दाम पर हम लोग को फर्टिलाइज़र्स मिले और हम लोग सस्ते दाम पर जो है ना वीट को जो है ना वो उगा पाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये गारंटी भी दी कि ये जो प्राइसेस है ना वो कम कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कम कर देंगे फार्मर्स के लिए, ताकि उनको बाई करने में आसानी हो। ठीक है, ये तो शुरुआत थी जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। जो रिच पीजेंट्स थे उस टाइम पर और जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे ना, वो इस
प्रोसेस के जो है ना बेनिफिशियर्स थे, क्योंकि देखो उन जो रिच पीजेंट्स थे उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा थी, उनके पास तो ऑफ कोर्स पैसा भी बहुत ज़्यादा था, फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ करते थे, जितना बड़ा लैंड उतना ज़्यादा वो लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, और उतना ज़्यादा उनका खेती होता था, और उतना ज़्यादा वो लोग पैसा भी कमाते थे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो थे वो एक मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखाता है, ठीक है, मेनली जब वीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अब फूड की जो शॉर्टेज थी अब वो कम होने लगती है, और फूड जो है वो आ जाता है हमारी कंट्री में। और जैसे और कुछ सेक्शन में, कुछ रीजन में ऐसे होता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर वेस्टर्न यूपी जो हो गया, ये एग्रीकल्चर ही प्रॉस्परस हो जाते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने लगता है, ठीक है। हालांकि तभी कुछ जो स्टेट थे वो अभी भी जो फार्मिंग इंडस्ट्रीज थी, जैसे फार्मिंग इंडस्ट्री मैंने बोल दिया, हाँ, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी उसमें बैकवर्ड ही थी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है ना बहुत सारा इफेक्ट जो है ना वो दूसरा होता है कि एक तो पुअर मतलब एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है पुअर प्रेजेंटरी के बीच में और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। ऑफ कोर्स पुअर लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन लैंडलॉर्ड जो थे, जो अमीर लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, इसे क्या होता है, ये मिडिल, ठीक है, इससे क्या होता है, ये मिडिल पीजन सेक्शन, यानी कि जो मिडिल सेक्शन थे, पीजन सेक्शन, मिडिल पीजन सेक्शन मतलब जिनके पास इनफ था, वो ना ही ज़्यादा रिच थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, ठीक है, वो अफोर्ड कर पाते थे इजीली, लाइक वो ठीक ठाक अफोर्ड कर लेते थे, ठीक है। इसमें जो है ना वो बढ़ोतरी हो जाती है, और ये जो फार्मर्स थे जिनके मीडियम साइज होल्डिंग्स थे ना वो बच जाते हैं, ठीक है, और इनको चेंजेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया, आई मीन टू से कि क्या आपको अभी तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या? अरे पर सीयूटी के पर्सपेक्टिव से तो सब आएगा ना, डिलीटेड टॉपिक्स भी तो आते हैं उसमें। बताइए। जी ठीक है कोई नहीं, वैसे ये चैप्टर कितनी देर में खत्म हो जाएगा प्रणीता? यार एक बात बताओ, मैं पढ़ाती हूँ ना, ताकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोर्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ ना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ना वो भी हो कि एक बोर्ड का पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो, कि हाँ बोर्ड तो करनी, बट मैं कराती हूँ सीयूईटी पर्सपेक्टिव से भी, कि हाँ सीयूईटी का भी क्लियरेशन हो जाए। एंड इस सब चीज़ में अगर आप थोड़ा सा जान भी लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कि अगर आप एडिशनल टॉपिक्स अगर जान भी लेते हो तो इट्स बेनिफिशियल, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना कुछ गलत नहीं होता। एग्जैक्टली। अब हम पढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि सबको दिख पाए। आई होप आपने बुक खोली हुई है, तो मैं बस एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ इसका, ठीक है। आप ये सब जानते ही होंगे, जैसे आपने ये तो मतलब देखा ही होगा ना, एक ऐड आता था, ये का क्या बोलते हैं, अमूल का आता था कि किसका आता था, अमूल का ही आता था, जिगली विगली बटरली डिलीशियस, ठीक है, ठीक है। और इस एड में क्या होता था कि एक छोटी सी लड़की थी, ठीक है, एक छोटी सी लड़की थी जो कि एक बफल टोस्ट जो है ना वो पकड़ी हुई है, ठीक है, और हाँ ये अमूल की ही एडवर्टाइजमेंट है और किसी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या आपको पता है कि अमूल के प्रोडक्ट जो थे ना, ठीक है, इसके पीछे भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही बड़ी कहानी है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था ना
कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है ना वाइट रेवोल्यूशन आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ना, मिल्क की भी शॉर्टेज होने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक, ठीक है, वर्गीस क्यूरेन, पता नहीं ये आस्था, क्या तुम मेरे को बता सकते हो इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है। ये वर्गीस खुरैन है शायद हाँ से। हाँ ठीक है, चलता है। कौन सा सीए लिटरेचर की क्लास हो रही है? एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। Seriously guys, I'm so bad at pronunciation. कौन पूछ? I'm so bad at pronunciation bro. इसीलिए मेरे को इतना गुस्सा आता है ना मेरे ऊपर कि मेरी इतनी घटिया प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है। तो ये जो ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर जगह हमें नए वर्ड्स मिलेंगे और कई बार ऐसा सबके साथ होता है। मतलब जरूरी थोड़ी ना हम कौन सा यार डिग्री करे बैठे हैं जो हमें एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आ रखी है। कई वर्ड्स नए ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस नहीं होते। हाँ ठीक है चलो। जो वर्गीस खुरैन जो थे, इनको बोला जाता था मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल मतलब प्ले किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया गया था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क में और मार्केटिंग फेडरेशन एलटीडी में, ठीक है, जो कि अमूल ने लॉन्च किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। बेस्ड इन आनंद, एक टाउन था गुजरात में। अमूल जो थी वो एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्वाइन करता है अबाउट करीब करीब 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स से गुजरात में, ठीक है। जो अमूल का पैटर्न जो था वो जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना वो सबको पसंद आने लगता है और वो रूरल जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए अपना लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि सबको काम भी मिलता है, ठीक है। ऐसे फैक्ट्री सब लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पॉवर्टी का इरेडिकेशन भी हो जाता है, कि प्रोड्यूस चली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाँ इस अब इसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं इसको वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है 1970s में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसको ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ये चालू होता है। ऑपरेशन फ्लड जो थे ना वो ऑर्गेनाइज की थी कोऑपरेटिव ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर। इन लोगों ने एक ये बनाया था कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मिल्क प्रोड्यूसर्स की। यार किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आई होप सो नॉट। इतने सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आ रहे, मुझे लग रहा है कोई डीएम नहीं कर रहा है, ये समझा दो ये समझा दो। चलो, इससे क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और जो मिडिल, ठीक है, वो मिडिल मैन जो है ना, जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे कि मिडिल मैन पता है तुम लोगों को क्या था? तुमको पता है मिडिल मैन क्या होता है? बीच का आदमी। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ मतलब यही होता है एक्चुअली ना। क्या होता था पहले ये लोग ऐसा करते थे, तो हम लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश में, हम लोग पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें हम लोग ने पार्ट सेकंड में हम लोग जब जाते तब हम लोग ने देखा था उसमें जो बैंगल मेकिंग था उसमें भी एक मिडिल मैन थे जो वो लोग बेचते थे। वो लोग क्या करते थे, पुअर लोगों से ना ये में ले लेते थे, क्या बोलते हैं, सस्ते दाम पे ले लेते थे और उसी चीज़ को इंडस्ट्रीज में जाकर के बड़ी बड़ी जगह जाकर महंगे दाम पे बेच देते थे। उसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन जो मिडिल मैन है उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो ये वही है, ठीक है, जो है ना मिडिल मैन की जो ये लोग जो है ना, ये लोग एक हटा देते, क्योंकि अब इससे क्या होता है जो गरीब लोग जो है ना, जो डायरेक्टली इस चीज़ में लिंक्ड थे, अब उन लोगों को जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उन लोगों को काम मिल जाता है और धीरे धीरे करके जो मिडिल मैन जो लोग थे इनका जो सब चीज़ था, इनका जो धंधा था वो ठप पड़ जाता, ठीक है।